नमस्कार, बाइस्ट ओपिनियन के नए अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र जारी करने में जो भारत के गृह मंत्री अमित शाह वो मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में झारखंड भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। अब उस घोषणा पत्र में आपके लिए क्या है, उन्होंने कौन से लोक लुभावन नारे और घोषणाएं की है आम लोगों के लिए, उस पर बाद में चर्चा करेंगे। उससे पहले थोड़ा कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात कर ली जाए। दोस्तों, कांग्रेस जो है, जैसा कि आपको पता ही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है और जब से उसके उम्मीदवारों की घोषणा हुई है तब से बहुत सारे लोग रूठे हुए हैं। रूठे हुए ही नहीं है, वो आला कमान पर आरोप लगा रहे हैं कि टिकट की बिक्री की गई है, अर्थात पैसे देकर के लोगों को टिकट दिया गया है, पहला। और दूसरा, उनका कहना है कि जो चुनाव बार बार हार रहा है उसी उम्मीदवार को बार बार टिकट दिया जा रहा है। अब अवसर था केसी वेणुगोपाल, आप जानते हैं कि वो आज के तारीख में कांग्रेस के कर्ता धर्ता हैं। राहुल गांधी के बाद में कुछ भी जो कांग्रेस में सुनी जाती है वो केसी वेणुगोपाल की बातें ही सुनी जाती है। अब केसी वेणुगोपाल जो है वो रांची आए हुए थे चुनावी रणनीति बनाने के लिए। उनके साथ में जो कांग्रेस के प्रभारी हैं, गुलाम अहमद मीर साहब, वो भी आए हुए थे। अब उनके सामने ही जो ये दुखी हैं टिकट बंटवारे से, उन नेताओं ने वहां पर हंगामा खड़ा कर दिया। उन्होंने कोई मर्यादा नहीं रखी और साफ साफ चुनाव प्रभारी पे आरोप लगाया कि ये पैसा लेकर के लोगों को टिकट यहां पर बेचा है। तो अब देखिए चुनाव में इसका क्या प्रभाव पड़ता है। लेकिन इससे भी बड़ी बात जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो मुखिया हैं आज के तारीख में, हेमंत सोरेन, मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहा है कि इन लोगों को, वो ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे, इन्होंने कहा कि इन लोगों को अपने गांव में घुसने मत दो। कहने का मतलब ये था कि भाजपाइयों को जो गांव है झारखंड के गांव में, उनको घुसने न दिया जाए। पहले आप सुन लीजिए। आज इनके पेट में दर्द हो रहा है, अभी फिर ये गीत आएंगे, हिंदू मुस्लिम करेंगे, सिख ईसाई करेंगे, अभी शुरू हो चुका है। ध्यान रखिएगा, ऐसे लोगों को गांव में घुसने मत दीजिए। आपने ऐसा सुना कि वो जो है सो गिद्ध कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। जबान फिसल जाती है, चुनाव का मौसम है, किसी को भी आप कुछ भी कह दीजिए, ये खुला खेल फड़ूखाबाजी है। लेकिन दोस्तों, यही बात जो है हरियाणा के चुनाव में भी इसी माह उसका जो है सो रिजल्ट आया, अक्टूबर माह में आया था, वहां पर भी कांग्रेस यही बात कह रही थी। वहां पर भी जो कांग्रेस के नेता थे, जो स्थानीय स्तर के विशेष करके जो नेता थे, उन लोगों ने यही बात कही कि भारतीय जनता पार्टी वालों को गांव में घुसने मत दो। परिणाम क्या हुआ ये सबके सामने है, क्योंकि आप इसके द्वारा कहीं ना कहीं ग्रामीणों के एक वर्ग को आतंकित करते हैं। जिसके पक्ष में आप बोल रहे होते हैं उसको तो बड़ा सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन जो उसी गांव में, भारत की एक विडंबना है या इसको कहीं कि अच्छाई है कि भारत का कोई भी गांव किसी जाति विशेष, किसी धर्म विशेष का अब तक नहीं है। हालांकि अब धर्म विशेष के कुछ गांव होने लगे हैं, लेकिन वहां भी इक्का दुक्का अन्य धर्म के, अन्य जाति के लोग रहते हैं। और जब इस तरह की बातें पार्टी का नेता कहता है तो कहीं ना कहीं लोगों में गलत संदेश जाता है। अगर हेमंत सोरेन ऐसा कर भी रहे हैं, वो सिर्फ कह नहीं रहे हैं, वो कर भी रहे हैं। आपको दोस्तों याद होगा कि जयराम मातो के पार्टी के नेताओं को, जो ये डुमरी विधानसभा है और गिरिडीह के अन्य विधानसभाओं में जो जयराम मातो के पार्टी के नेता हैं, उनको घुसने नहीं दिया जा रहा है, उनको चुनाव प्रचार नहीं करने दिया जा रहा है। देख सकते हैं तो अनारकों का हमें घुसा नहीं दिया जा रहा है। देख सकते हैं आप
पे रंगदारी। तो ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, अब तक इनकी औकात जो है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को रोकने की नहीं हुई है। इसलिए नहीं हुई है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में स्थापित है, उसका शासन है, और साथ ही वो इलेक्शन कमीशन और अन्य तंत्रों का सहारा लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा को कहीं ना कहीं कॉर्नर करने की स्थिति में। इसलिए अब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं पर अटैक नहीं हुआ है, लेकिन ये दिन दूर नहीं है कि कल के तारीख में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भी आक्रमण कर सकते हैं। तो ये तो रही बात दोस्तों झारखंड मुक्ति मोर्चा के और उसके कारगुजारियों की। लेकिन इस तरह की घटनाएं और इस तरह का आह्वान लोकतंत्र के लिए कम से कम सही नहीं है। जो इंडिया अलायंस के लोग लोकसभा चुनाव से जो इन्होंने प्रारंभ किया है और जहां भी चुनाव होता है वहां पर ये संविधान की दुहाई देते हैं, लोकतंत्र खतरे में है इसकी बात करते हैं। तो लोकतंत्र खतरे में किसके द्वारा है, वो हेमंत सोरेन के इस बयान से सिद्ध होता है। अब आइए चलते हैं भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र पर। लेकिन घोषणा पत्र पर चर्चा करो उससे पहले आपसे निवेदन है कि जो लोग अब तक चैनल को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को देखने के बाद और वीडियो को अंत तक देखिए, तभी आप पूरी बात जो है समझ पाएंगे जो मैं आपके बीच प्रेषित करना चाहता हूं। तो जब वीडियो देख लें तो उसका लाइक करें, कमेंट तो अवश्य ही करें, कमेंट तो अवश्य ही करें और मन करे तो लाइक भी कर लीजिए। तो आइए चलते हैं भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र पर। भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र में जो मुख्य मुद्दा बनाया गया है वो है घुसपैठ का। मुख्य मुद्दा घुसपैठ को बनाया गया है और घुसपैठ पे वो बढ़ चढ़ कर जो अमित शाह ने जो बयान दिया है घोषणा पत्र जारी करते हुए, उसमें उन्होंने मुख्य रूप से घुसपैठ को रेखांकित किया है। तो उन्होंने क्या कहा है इसको थोड़ा आप सुन लीजिए। और आप वोट बैंक की लालच में चुप बैठो, उनके पास से भेंट लेकर उनकी संपत्ति हड़प करने का एक षड्यंत्र, एक घुसपैठिए चला रहे हैं। हाई कोर्ट इसका संज्ञान लेती है, एक ऑर्डर करती है कि घुसपैठिए को चिन्हित करिए, इनको डिलीट करिए, डिटेक्ट करिए और डिपोर्ट करिए। झारखंड सरकार ना बोलती है। हेमंत सोरेन आप बचा नहीं पाओगे। झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। एक एक घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालने का काम भारतीय जनता पार्टी करने वाली। और जो घुसपैठिया जमीन हड़प कर बैठे हैं उनको भी मैं कहना चाहता हूं, चैन की नींद सोना बंद कर दो। भाजपा सरकार आएगी, ये भेंट से, दान से जमीन हड़पाने का कानून हम लाएंगे, इसको प्रतिबंधित करेंगे और उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लाकर जिन महिलाओं का भूमि गया है उनको फिर से वो महिलाओं के नाम पर लाने का काम भी करेंगे। हेमंत सोरेन, आप झारखंड प्रदेश की महिलाओं को सुरक्षा देने में नाकाम रहे हो। जैसा कि आपने सुना कि अमित शाह जो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि मेरी सरकार आवेगी तो मैं चुन चुनकर बांग्लादेशियों को यहां से बाहर करूंगा। इसके साथ उससे बड़ी बात वो कह रहे हैं और उन्होंने कहा है कि जिन लोगों का, यहां पे मुख्य रूप से आदिवासियों की बात हो रही है, कि जिन आदिवासियों का जमीन जो घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, उन लोगों ने हड़प लिया है, उन जमीन को चिन्हित किया जाएगा और उन जमीन को फिर से जो उसका मूल मालिक है, जो उसका वास्तविक मालिक है, उसको लौटा दिया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी बात इस घोषणा पत्र की रही है। दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि यहाँ पे परीक्षाओं में लगातार अनियमितताएं हो रही हैं। तो इसकी माने वो सिर्फ अब होने वाली परीक्षाओं की बात नहीं कर रहे, जो पूर्व में भी परीक्षाएं हुई हैं और जिसमें अनियमितताएं हुई हैं उन सब की जांच वो सीबीआई से और एसआईटी से करने की मांग कर रहे हैं। वो वादा कर रहे हैं कि मैं उन सब की जांच करवाऊंगा
और जांच करवाने के बाद जो लोग भी इसमें संलिप्त पाए गए उनको सजा दिलवाऊंगा। तो ये जो युवाओं का एक बहुत बड़ा मुद्दा जो बना हुआ है भारतीय यहाँ पर झारखंड में, उसको भी उन्होंने रेखांकित किया। तीसरी बात जो कह करके यहाँ पर कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा यहाँ के आदिवासियों को डराती है, यहाँ के आदिवासियों को भयभीत करती है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भड़काती है, वो मुद्दा है यूसीसी का, अर्थात सामान्य नागरिक संहिता का। उन्होंने कहा कि सामान्य नागरिक संहिता लागू होगी, लेकिन वहां पर उत्तराखंड मॉडल को अपनाया जाएगा। अब उत्तराखंड मॉडल में है क्या? वहां पर जो है, जो आदिवासी समाज, जो उनके रीति रिवाज हैं, उन सबको इस यूसीसी के दायरे से बाहर रखा गया, अर्थात उन पर यूसीसी लागू नहीं होगा। जो यहाँ पे बार बार कहा जाता है कि तुम्हारा जो रीति रिवाज सब खत्म कर दिया जाएगा, तुमको हिंदू बना दिया जाएगा, तो उसको उन्होंने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि भैया यूसीसी तो लागू होगा, लेकिन उसमें जो है आदिवासी समाज शामिल नहीं होगा। जो बात उन्होंने यहाँ नहीं कही, मैं वो आपको बताना चाहूंगा। उत्तराखंड मॉडल में ये है कि आदिवासियों को बाहर रखा गया है, लेकिन अगर कोई आदिवासी समुदाय ये चाहता है कि वो यूसीसी में शामिल होना चाहता है, अर्थात अपने को समान नागरिक संहिता के दायरे में लाना चाहता है, तो उसके लिए दरवाजा हमेशा ही खुला हुआ है। तो मुझे लगता है कि उसी तरह का कोई मॉडल जो है वो पूरे देश में और झारखंड में भी लागू किया जाएगा। तो ये जो मुद्दा जिसको कहकर कांग्रेसी और झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग आदिवासियों को भड़काते हैं, उसको जो है यहाँ पर अस्पष्टता प्रदान की गई है। स्पष्ट कहा गया कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। एक यहाँ पे मुद्दा रहा है हमेशा भाषा का, खास करके हो भाषी लोग, मुंडा भाषी लोग, ये लोग चाहते हैं कि इनकी भाषा को संवैधानिक दर्जा दिया जाए। तो उसको तो उन्होंने मान लिया है कि मेरी सरकार आने पे हम जो है इनको संवैधानिक दर्जा देंगे। लेकिन क्या सभी भाषाओं को 8वीं सूची में शेड्यूल में शामिल करेंगे? उसमें कहा है कि उन्होंने कहा कि विद्वानों से बात करके जो लोग, जो भाषा, जो उसका एक स्टैंडर्ड है, उसको अगर जो लोग भी पूरा करेंगे उनको जो हम 8th शेड्यूल में भी शामिल कर लेंगे। तो ये तो रही बात भाषा की। अब यहाँ पे हमेशा एक बात उठती है सरना कोड की। अब सरना कोड जो एक बड़ी अजीब सी है। मान लीजिए कि झारखंड में आपने सरना कोड, ये जो मांग रहे हैं आदिवासी समूह, उसको मान लिया जाए, तो क्या इसको उड़ीसा के आदिवासी मानने को तैयार है? क्या उसको पश्चिम बंगाल के आदिवासी मानने को तैयार है? क्योंकि दोस्तों 51 से पहले जो सर्वे हुआ करता था, जो कि 31 में हुआ था, 1931 में हुआ था, उस सर्वे में सरना कोड की बात नहीं थी। उसमें इन सबको एबॉर्जिन्स करके और इनको जो है इनकी गिनती की जाती थी। गिनती अभी भी होती है, क्योंकि जो जनगणना अब से 51 से लेकर अब तक हुई है, उन सब में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को गिना जाता है, लेकिन उनको सरना या गैर सरना कह के गिनती नहीं की जाती। तो इसके बारे में उन्होंने कहा कि इसके लिए मिल बैठ करके बात करने पड़ेगी, क्योंकि ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड मामला है। किसी आप राज्य विशेष के लिए किसी धर्म कोड को आप लागू नहीं कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे परिवर्तन करने की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए क्या होता है। तो ये तो मुख्य बिंदु थे जो यहां पर भारतीय जनता पार्टी अगर उसकी सरकार बनेगी तो लागू करेगी। अब जो और अन्य लोग लुभावन नारे हैं उसको आप जानते हैं, गोगो दीदी योजना लागू की जाएगी। 2100 रुपया हर महीने के 11 तारीख को महिलाओं के खाते में पहुंच जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं 500 रुपया में जो गैस सिलेंडर, जो एलपीजी सिलेंडर जिस पर आप खाना बनाते हैं, वो आपको दिया जाएगा। और साथ ही उन्होंने घोषणा किया कि दो सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा, एक रक्षाबंधन के अवसर पर और दूसरा दिवाली के अवसर पर झारखंड वासियों को मुफ्त में 2 सिलेंडर दिया जाएगा। तो ये तो बात रही सिलेंडर की। गोगो दीदी योजना हो गई। रोजगार के बारे में बार बार वो कह रहे हैं कि 2,80,90,000 जो भी रोजगार रुका पड़ा हुआ है, यहाँ पर रिक्तियां हैं, उसको जो है पहले ही कैबिनेट में उन्होंने पास करने की बात भी कही है। और इन सब के बाद जो बात उन्होंने सबसे, और एक पत्रकार ने पूछा भी कि अभी खरगे साहब जो उन्होंने कहा कि आपकी बजट कितनी है, राज्य सरकार की बजट कितनी है, उसी के
आधार पर जो है कोई भी वादे करना चाहिए। तो इसका जवाब देते हुए अमित शाह ने बड़ा स्पष्ट किया कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है, अर्थात वो बजट का ध्यान रखकर ही कोई भी घोषणा करती है। तो इसके बारे में उन्होंने क्या कहा ये भी सुन लीजिए। अब खड़गे साहब जो कांग्रेस के राहुल गांधी को जो खटाखट योजना के प्रणेता थे, उनको बड़ा ही अजीब सा जो है उन्होंने ट्रैप में डाल दिया है। भाई आप घोषणा तो कर देते हो, लेकिन घोषणा करने के बाद उस राज्य की वित्तीय स्थिति को आप खत्म कर देते हो। कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश और अब तेलंगाना भी उसी ट्रैप में जा रहा है। ये 3 राज्य हैं जहां पर कांग्रेस ने खटाखट योजना की बात की, लेकिन उसके बाद इन तीनों राज्यों का जो वित्तीय स्वास्थ्य है, जो फाइनेंशियल हेल्थ है, वो पूरा का पूरा बर्बाद हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। एक समय में जो बेंगलोर है, जो कर्नाटका है, वो अपने आप को बहुत ही रिच, वो था ही रिच स्टेट, लेकिन आज के तारीख में वो केंद्र सरकार पर पहुंच जाता है, हमको जो पैसे दो पैसे दो। तो ये स्थिति क्यों आई? क्योंकि आपने जो योजनाओं को, जो फ्री बीज आप बांटना चाहते हैं, उसके कारण आपने राज्य के स्वास्थ्य को, उसकी वित्तीय स्थिति को बर्बाद करके रख दिया। तो इसके बारे में अमित शाह ने कहा कि भैया हम ऐसी कोई योजना पर बात ही नहीं करते हैं जो हम लागू नहीं कर पाते हैं। जैसा कि उन्होंने किसानों के लिए कहा है कि जिनके पास में 5 एकड़ तक जमीन है, उनको पर एकड़ जो है 5,000 रुपया दिया जाएगा, उनको कृषि को बढ़ावा देने के लिए। लोकल स्तर पे यहाँ पे जो है उन्होंने कहा कि मरुआ और अरहर का को जो है सो हम MSP में शामिल कर लेंगे, जिससे यहाँ के किसान जो है उसको और ज्यादा उसकी खेती करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि धान किसानों के लिए कि आपसे हम जो है प्रति क्विंटल 3100 रुपया हम आपको देंगे। अब देखिए जब भारतीय जनता पार्टी आवेगी तो क्या क्या करेगी। वैसे चुनाव का माहौल पूरा गरमाया हुआ है, हर नेता पूरे फॉर्म में है। यहाँ पर जो है इंडिया अलायंस टूटी है, इंडिया अलायंस बरकरार है। ये लोगों के बीच अभी भी जो असमंजस का विषय है कि वो है कहाँ इंडिया अलायंस। भारतीय जनता पार्टी और उसका अलायंस जो है इंडिया अलायंस, वो पूरा इंटैक्ट है, लेकिन वहां भी समस्या है। कुछ जगहों पर आजसू के जो नेता हैं वो अपने ही नेताओं के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे जो बागी उम्मीदवार थे वो खड़े हुए थे, लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा की माने क्या उनको कहेंगे, कार्यकुशलता कहेंगे या उनका राजनीतिक समझ कहेंगे, जिसके कारण उन्होंने सबको समझा बुझा करके कमोबेश सबको बिठा दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी को कम से कम बागियों से निपटना नहीं पड़ रहा है इस चुनाव में। तो दोस्तों आज के लिए तो बस इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।